Assalamu alaikum once again. गुड आफ्टरनून एंड वालेकुम अस्सलाम. ज्वाइन कर लीजिए बेटा जल्दी जल्दी से. सेकंड लेक्चर का टाइम हो गया है. वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू. गुड आफ्टरनून माहम. आप लोग ज्वाइन कर लें. मीनवाइल जो प्रेजेंटेशन है वो भी अपलोड हो जाएगी. फिर हम इंशाल्लाह अपने सुबह वाले लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे. वालेकुम अस्सलाम खान साहब. गुड आफ्टरनून सारा. ठीक है सब. सब ठीक हैं. सुबह जो कुछ पढ़ाया था वो सब क्लियर हो गया. किसी की कोई क्वेरी है सुबह के लेक्चर से रिलेटेड तो आप लोग पूछ लें मुझसे. सबको पता है टाइमिंग. फिर भी अभी तक देखें जस्ट 19 स्टूडेंट्स हैं. जी पूछिए सारा. क्या क्वेश्चन है बेटा. अच्छा सारा टेस्ट के बारे में पूछना चाह रहे हो. वैसे तो खैर अभी आपकी जस्ट क्लासेस स्टार्ट की हैं. जो न्यू यानी स्टूडेंट्स हैं उनकी तो जस्ट अभी क्लासेस स्टार्ट की हैं. तो फिलहाल स्केड्यूल नहीं है आपके टेस्ट. लेकिन आपके जो टेस्ट होंगे तो वो एलएमएस के ऊपर होंगे. ठीक है. और एलएमएस पे जो इस वक्त मोस्ट वैलिड मेथड है टेस्ट लेने का दैट इज़ एमसीक्यूज. तो फिलहाल अगर आप लोगों का टेस्ट हुआ एलएमएस के ऊपर होगा और वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा. टाइमिंग हर चीज़ ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर के ऊपर हो रहा है तो हर चीज़ आपकी पहले से डिफाइंड होगी, एडजस्टेड होगी. जो टाइम आपको असाइन किया जाएगा आपको उसी टाइम पे उसी वक्त और उसी टाइम लिमिट के अंदर अपना टेस्ट अटेम्प्ट करना होगा. वालेकुम अस्सलाम ज़ेब. वालेकुम अस्सलाम साफिया.
ओके जी, गुड। टेस्ट अभी नहीं है बेटा, बस वो पूछना चाह रही थी एक स्टूडेंट कि अगर टेस्ट होगा हमारा तो किस तरह होगा। चले, आई थिंक 7 to 8 minutes आर मोर देन इनफ। स्टिल आई हैव जस्ट 24 स्टूडेंट्स एंड योर स्ट्रेंथ इज 41 स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ वेरी बैड कि आप लोग टाइमली ज्वाइन नहीं करते। चलें, 2 मिनट 3 मिनट की और बात होती है। तो क्यों नहीं अपलोड हुआ? अच्छा जी। सुबह हम क्या पढ़ रहे थे? जो लास्ट हमने डिस्कस किया, लास्ट हमने स्केलेटल मसल्स की एनाटॉमी पढ़ी थी, उसकी फिजियोलॉजी यानी कॉन्ट्रैक्शन का जो फिनोमेना होता है वो हमने डिस्कस किया था। अब हम यहाँ से, ये थोड़ा सा स्लाइड जो है तंग कर रही है, आई डोंट नो व्हाई। चलिए जी, ओके जी। चलिए मसल टोन के बारे में पढ़ लेते हैं। अ, हाँ, बच्चे लंच करके आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है ना। 1 से 2 बजे का आपका ब्रेक था, तो आपको उसी को यूटिलाइज़ करना है। वेल, आई हैव टू परफॉर्म माय ड्यूटी। सो मसल टोन के बारे में पढ़ लेते हैं। रिलैक्स्ड मसल्स डेमोन्स्ट्रेट अ स्टेट ऑफ रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड टू कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलाई। ऑब्वियसली दिस इज ऑब्वियस स्टेटमेंट कि जो मसल्स या मसल फाइबर्स रिलैक्स पोजीशन में होते हैं, दे आर बेसिकली रेडी टू रिस्पॉन्ड टू एनी कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलाई। अगर किसी भी किस्म के जो है कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलाई आएगा, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बॉडी को कोई स्टिमुलाई रिसीव होगा, तो ऑब्वियसली जो रिलैक्स्ड मसल्स हैं वो डिमोन्स्ट्रेट करेंगे उसी एक्टिविटी को। दिस स्टेट ऑफ रेडीनेस नोन एज द मसल टोन और टोनस। इसी स्टेट को, मसल्स की ये जो रेडीनेस की स्टेट होती है, इसे हम कहते हैं मसल टोन। आई डोंट नो बेटा, यहाँ पे सिग्नल्स बिल्कुल ठीक है, इंटरनेट के भी और वेबिनार जैम के भी फुल सिग्नल आ रहे हैं। अब अगर आप लोग के इश्यूज हैं तो प्लीज़ अपने इंटरनेट कनेक्शन को चेक कर लीजिए। This state of readiness is known as the muscle tone or tonus that is produced by the maintenance of some of the muscle fibers in a contracted state। ये आपको मैंने आज सुबह लेक्चर में बताया कि जो बेसिकली मसल फाइबर्स होते हैं उन्होंने ही सारी एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है। और वो जो मसल फाइबर्स होते हैं, ऑब्वियसली वो जब एक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में मौजूद होंगे तभी तो पूरे मसल की कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट शो होगी ना। Muscle spindles, which are sense organs in the muscles, they basically monitor the muscle tone. मसल टोन इज मिनिमल ड्यूरिंग स्लीप, एज वी ऑल नो। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे मसल्स क्या होते हैं? रिलैक्स ही होते हैं ना। जब वो रिलैक्स होते हैं तो इट मीन्स कि उनकी टोन बहुत कम है। टोन बेसिकली उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको शो कर रही होती है। सो मसल्स की टोन बिल्कुल रिलैक्स होती है, मिनिमल होती है ड्यूरिंग स्लीप, और ये इंक्रीज हो जाती है व्हेन अ पर्सन इज एंग्शियस। ये तो सारे आई मीन हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। अगर हम कभी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, एंशियस होते हैं, या इवन स्पेशली परेशान होने से ज़्यादा व्हेन वी आर एंशियस और हम कभी गुस्से में होते हैं, तो आप नोटिस करते हैं ना कि बड़े हम कभी जॉस को इस तरह से आई मीन यूँ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, कभी हम अपनी फिस्ट बना रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? हमारी जो बॉडी के मसल्स होते हैं एंशियस कंडीशन में हम क्या होते हैं, हम उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है जी। A muscle that is limp and without tone, a muscle that is limp or without tone, that is described as the flaccid muscle. A muscle with greater than normal tone is described as spastic muscle। ये छोटी छोटी सी यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। फ्लैसिड मसल किस मसल को कहते हैं? वो मसल जो लिम्प हो या फिर यानी जिनमें टोन ना हो, जो कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम उसे कॉन्ट्रैक्ट करें तो वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में ना रह सकें। और अगर वो मसल्स जो बहुत ज़्यादा यानी जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होती है उससे ज़्यादा उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होती है, उनके अंदर टोन प्रोड्यूस हो जाती है, तो ऐसे मसल्स को हम स्पास्टिक मसल्स कहते हैं। इन कंडीशंस कैरेक्टराइज्ड बाय लोअर मोटर न्यूरॉन डिस्ट्रैक्शन, यानी जैसे पोलियो में हो जाता है कि हमारी मोटर नर्व्स जो होती हैं, लोअर एरिया की जो मोटर नर्व्स हैं, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, जैसा कि पोलियो की कंडीशन में है,
डीनर्वेटिव मसल बिकम एटोनिक। अब जब उस मसल्स को नर्व की तरफ, नर्व तो डिस्ट्रक्ट हो गई ना, तो वहां पे तो नर्व्स पे मौजूद नहीं है, तो वो मसल्स दे आर कॉल्ड डीनर्वेटिव मसल्स। तो वो बिल्कुल एटोनिक हो जाते हैं, यानी उनके अंदर टोन या फिर वो जो उनकी एक स्टेबिलिटी थी कि वो खुद को अपनी कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट में उसको मेंटेन रख सकते थे, वो कंडीशन उनकी ख़त्म हो जाती है, यानी वो एटोनिक हो जाते हैं। ठीक है जी, सॉफ्ट और फ्लेबी हो जाते हैं एंड एट्रोफाइज। और उसको हम आपको पता है कॉमनली भी कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट है, फॉर एग्जांपल किसी बॉडी पार्ट में अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती तो भी वो नेक्रोसिस हो जाता है। वो क्या है, वो भी डेथ हो रही होती है उसकी, वहाँ के टिश्यूज़ की। इसी तरह से अगर कोई बॉडी पार्ट है उसे हम यूज़ नहीं करेंगे, जैसे हमारे मसल्स हैं, हमारे स्केलेटन का कोई भी हिस्सा है, ठीक है, हम उसे बॉडी पार्ट को यूज़ नहीं करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, पैरालाइज होना है। मतलब ये अल्लाह ताला ने नॉर्मल सा निज़ाम रखा है बॉडी के अंदर। आप जितना बॉडी को यूज़ करेंगे, आप जैसे अपने ब्रेन को जितना यूज़ करते हैं, आपका ब्रेन उतना ज़्यादा शार्प होता है। आप अपनी बॉडी सिस्टम को, आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनको आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा वो आपका जो बॉडी पार्ट होगा वो हेल्दी होगा, और अगर आप उसे यूज़ नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है उसकी एट्रोफी होना शुरू हो जाएगी। अब हम मसल एक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब हम मसल एक्शंस के बारे में पढ़ लें। Muscles accomplish movement by contractions. Through the coordination of muscle groups, the body is able to perform a wide variety of movement। यानी मसल्स जो हैं वो मूवमेंट को कंप्लीट ही कॉन्ट्रैक्शन से करते हैं। ये हमने पहले पढ़ लिया कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, उसी से हमारी मसल्स की मूवमेंट कंप्लीट होती है थ्रू द कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स ग्रुप्स। लेकिन अब ये चीज़ भी हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो मसल्स के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं। अगर वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम ना करें तो मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं हो सकती। अब वो कोऑर्डिनेशन किस किस्म की होती है, उस कोऑर्डिनेशन में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज है जो हम यूज़ करते हैं, वो हम देख लेते हैं। द प्राइम मूवर इज द मसल दैट कॉजेज अ पर्टिकुलर मोशन। यानी वो मसल जो यानी मूवमेंट को, पर्टिकुलर मोशन को इनिशिएट करेगा या जिसकी वजह से मूवमेंट होगी, दैट इज कॉल्ड प्राइम मूवर। अब द मसल्स असिस्टिंग द प्राइम मूवर आर नॉन एज द साइनर्जिस्ट। अब उस मसल ने मूव करना है, उसके साथ आसपास कुछ और भी मसल्स मौजूद हैं, वो असिस्ट करवाएंगे उसकी मूवमेंट में, प्राइम मूवर की मूवमेंट में। उन मसल्स को हम कहते हैं साइनर्जिस्ट्स। ये तो कॉमन से वर्ड हैं, आपको पता है। प्राइम वर्ड प्राइमरी से निकला है, जनरली भी प्राइमरी का मीनिंग क्या होता है वो आपको पता है। इसी तरह से साइनर्जिस्ट यानी जो उसके साथ मिलकर काम कर रहा होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, आपको पता है साइनर्जी का मतलब भी यही होता है कि मिल के काम करना। द मसल्स कॉजिंग मूवमेंट ऑपोजिट to that of the prime mover are known as antagonist. This word is also a very common word. You all are familiar with this. An antagonist must relax to allow the prime mover to contract. This is also understood, motion produce करनी है। एगोनिस्ट एंटेगोनिस्ट दोनों को एक दूसरे के ऑपोजिट काम करना होता है, वो दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट काम करेंगे तो ही मोशन प्रोड्यूस हो सकेगी, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बाइसेप्स, बाइसेप मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, इट कॉजेज फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो जॉइंट। हमें पता है बाइसेप्स हमारे कहाँ मौजूद होते हैं, एल्बो जॉइंट कहाँ है। एल्बो जॉइंट को जब हम फ्लैक्स करते हैं तो उस वक्त बाइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वेयर इज उसके ऑपोजिट जो एंटेगोनिस्ट मसल्स हैं, यानी जो ट्राइसेप मसल्स होते हैं, वो उस वक्त रिलैक्स कर रहे होते हैं। ठीक है, द बाइसेप्स आर द प्राइम मूवर एंड द ट्राइसेप्स आर द एंटेगोनिस्ट। अ पर्सन विद मसल पैरालिसिस, मसल पैरालिसिस का क्या मतलब होता है बेटा, कि मसल्स जब मूवमेंट नहीं कर सकते, यानी बेसिकली उनकी जो नर्व सप्लाई है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है, डैमेज हो चुकी होती है। ऐसे मसल्स को हम कहते हैं दीज मसल्स आर पैरालाइज्ड। A person with muscle paralysis may be able to retain functioning muscles within the synergistic group to produce the needed movement. Muscles of the synergistic group then become the prime mover। देखिए ये कितनी खूबसूरत बात है, अल्लाह ताला की जो क्रिएशन है उसको कितनी खूबसूरती से बयान कर रही है
कि अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत इंसान का निज़ाम बनाया है, उसके सिस्टम, उसकी बॉडी ऑर्गन्स बनाए हैं कि अल्लाह ताला ने अगर आपका एक बॉडी और मसल जैसे दैट इज़ द प्राइम मूवर, अगर किसी वजह से उसकी नर्व सप्लाई डैमेज हो गई है और वो पैरालाइज्ड हो गया है, तो उसके साथ जो हमने पढ़ा था साइनर्जिस्ट मसल्स के ग्रुप होते हैं, वो अगर ठीक कंडीशन में मौजूद हैं तो वो आपको हेल्प आउट करेंगे कि आप अपनी जो बॉडी की या मसल्स की मूवमेंट है वो यानी उसकी वजह से मूवमेंट आप कर सकते हैं। और फिर वो जो साइनर्जिस्ट ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं जिनकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल हो रही होती है, देन दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स दे विल बिकम द प्राइमरी मूवर्स या प्राइम मूवर्स, क्योंकि अब उनकी वजह से बॉडी के उस एरिया की मूवमेंट पॉसिबल है। और जो यानी अगर और ऑब्वियसली जो इनके एंटेगोनिस्ट होंगे वो तो एंटेगोनिस्ट ही काम करेंगे। तो अगर इंसान अल्लाह ताला ने यानी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास प्राइम मूवर्स नहीं है, अल्लाह ताला ने उसके साथ साथ हमें सपोर्ट दी है कि उसके साथ साइनर्जिस्ट मसल्स भी मौजूद है। हर मसल के साथ साइनर्जिस्ट मसल्स मौजूद हैं। वो अगर प्राइमरी मूवर्स हमारे डैमेज हो गए हैं तो साइनर्जिस्ट जो है वो हमारे प्राइमरी मूवर बनकर हमारी हमें हेल्प आउट करेंगे मूवमेंट के लिए। ये देखिए मैंने यहाँ पिक्चर से आपको एग्जांपल दी है, बहुत सिंपल एग्जांपल रखी है, बहुत सिंपल पिक्चर्स मैंने ट्राई किया है प्रेजेंटेशन में आप लोगों के लिए। सिंपल सिंपल पिक्चर्स को मैं सेलेक्ट करूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। ये देखिए हमने एग्जांपल पढ़ी बाइसेप मसल की, आपको पिक्चर में नजर आ रहा है बाइसेप मसल देखें शॉर्टन हुए में ना, जिस टाइम हमने एल्बो को फ्लेक्स किया है उस वक्त जो बाइसेप मसल्स हैं वो शॉर्टन हुए हुए हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टेड हालत में, जबकि इसके ऑपोजिट इसकी बैक साइड पे जो ट्राइसेप मसल्स मौजूद हैं वो रिलैक्स हैं, रिलैक्स पोजीशन में है। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं तो ही मूवमेंट पॉसिबल है। उसके बाद जब आपने एल्बो को रिलैक्स कर दिया है तो ऑब्वियसली रिलैक्स करने से आपको पिक्चर से नजर आ रहा है कि जो बाइसेप मसल्स थे वो अब रिलैक्स हो गए हैं, लेंथन हो गए। ये एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट मूवमेंट, प्राइमरी मूवर, साइनर्जिस्टिक मसल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये थोड़ी सी कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप सबको पता है, नहीं भी पता तो मालूम होनी चाहिए आपको। देखें ये मूवमेंट्स के नाम है फार फ्रॉम द बॉडी, अगर हम हाथ को इस तरह से बॉडी से दूर लेके जाते हैं उसे हम कहते हैं एबडक्शन। ये मूवमेंट्स आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। आई डोंट नो कि फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है, यानी अगर नहीं पढ़ा तो सेकंड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एबडक्शन और एडक्शन, ठीक है। एडक्शन आपको याद रहे, याद करवाने के लिए मैं आपकी आसानी के लिए आपको समझा देती हूँ, जैसे नाम से आप याद रख सकते हैं। एडक्शन, एड का मतलब होता है ऐड करना, तो जब बॉडी के करीब आप कोई भी अपने जिस्म के करीब आप मूवमेंट करते हैं, अपनी बॉडी ऑर्गन को मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडक्शन। और अगर बॉडी से दूर उसको लेके जाते हैं दैट इज कॉल्ड एबडक्शन, ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड मूवमेंट, जो हम डिस्कस करें दैट इज सरकमफ्रेंस में, यानी जो मूवमेंट होती है, ठीक है ना, उसको सरकमडक्शन मूवमेंट कहते हैं। सरकमफ्रेंस का क्या मतलब, देखिए बाजू है, बाजू आपको पता है ना, हम इस तरह से तमाम डायरेक्शंस में हम पीछे भी ले जा सकते हैं, हम आगे भी ला सकते हैं, पूरी इस डायरेक्शन में हम बाजू को यूं मूव कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सरकमडक्शन मूवमेंट जो सरकमफ्रेंस में होती है। इसके बाद बेटा नेक की मूवमेंट्स आपको दिखाई हुई है, दिस इज कॉल्ड रोटेशनल मूवमेंट्स। रोटेशनल मूवमेंट जो होती हैं, देखें जी नेक को हम कैसे, हम फ्रंट पे नेक को रख सकते हैं, राइट लेफ्ट हम मूव कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड रोटेशनल मूवमेंट। उसके बाद प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन ऑफ द मैंडिबल। मैंडिबल क्या होता है, हमारा लोअर जॉ होता है, ठीक है जी। लोअर जॉ में जो इसकी जो मूवमेंट होती है, अगर आप आगे की तरफ इसको मूव कर रहे हैं तो देखें दिस इज कॉल्ड प्रोट्रैक्शन, और अगर पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड रिट्रैक्शन। उसके बाद प्रोनेशन और सुपीनेशन आपको पता होना चाहिए। प्रोन बेटा बैक साइड ऑफ दी हैंड को कहते हैं, प्रोन कहते हैं ना। अगर पोजीशनिंग आपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ी होगी, प्रोन का मतलब होता है उल्टी तरफ, यानी जिस तरह अगर पेशेंट पेट के बल लेटा होता है, बैक उसके ऊपर होती है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोन पोजीशन। सेम इज द केस विद दिस
प्रोनेशन, अगर हम अपनी रिस्ट को इस तरह से उल्टा रखते हैं, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड प्रोनेशन एंड दिस मूवमेंट इज जस्ट पॉसिबल ड्यू टू द ये जो आपका एल्बो जॉइंट होती है इसकी वजह से। और सुपिनेशन क्या होती है, जब सुपाइन या सीधा आप अपना हाथ रखते हैं। ठीक है जी। ओके, और एक्सटेंशन और फ्लेक्शन है। लेग की मूवमेंट देखें, एक्सटेंशन नाम से पता लग रहा है, एल्बो भी एक्सटेंड करते हैं हम, लेग नी जॉइंट पे भी हम एक्सटेंशन करते हैं। बॉडी से आप दूर लेके जा रहे हैं, उसे सीधा कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। और आप बॉडी की तरफ लेके आ रहे हैं, उसको आप टर्न कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। अच्छा जी, उसके बाद इन्वर्जन और एक्सवर्जन, ये भी आपको नाम से पता लग रहा है। इन्वर्जन का क्या मतलब है, जो आपकी प्लांटर मूवमेंट है, जो आपके पाँव की मूवमेंट है, ये जब अंदर की तरफ, जी हाँ समर यू आर राइट मैन, आपकी जो पाम है दैट इज फेसिंग रूफ, छत को कर रही है, दैट इज सुपिनिएशन, अदरवाइज दैट सेकंड वन इज प्रोनेशन। अच्छी बात है, गुड। आयशा हंसी के सब बच्चे मैसेज कर रहे हैं मुझे, गुड, अच्छी बात है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। बहरहाल मैंने इसको भी रिपीट करवा दिया। इनवर्जन और ई वर्जन यही है बेटा। इनवर्जन देखें पाँव की इंटरनल साइड पे, यानी आपके बॉडी की तरफ मूवमेंट है, और ई वर्जन आउटसाइड मूवमेंट है। चलें अब ज़रा एक्सरसाइज, अगर बॉडी मसल्स को यूज़ नहीं करेंगे, डिसयूज़, उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, रिपेयरमेंट किस तरह से होती है, ये देख लेते हैं। मसल्स नीड टू बी एक्सरसाइज्ड टू मेंटेन फंक्शन एंड स्ट्रेंथ। ये बात शुरू में मैंने आपको बताई थी जब हमने ये स्टार्ट किया था, कि मसल्स, बोन्स, इवन बॉडी का हर पार्ट आप जितना उसको फंक्शनिंग रखेंगे, पहली बात तो ये तो वो एक्टिव रहेगा। तो ये कहना चाहिए, आप जो जितना उसे एक्टिव रखेंगे वो उतना अपनी फंक्शनल स्टेट में रहेगा। इसके साथ साथ आपके मसल्स, आपके बोन, अगर आप उनकी रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, यानी उन्हें रेगुलरली आप यूज़ करते हैं, थोड़ा स्ट्रेनस वे में यूज़ करते हैं, तो दैट वुड बी बेनिफिशेंट। आपकी जो, यानी आपका मसल्स हैं या बोन्स हैं, उनकी फंक्शन अच्छा होगा और वो मज़ीद स्ट्रेंथन होंगे। ठीक है जी। When a muscle repeatedly develops maximum or close to maximum tension over a long time, as in we do in regular exercises with weights, the cross-sectional area of the muscle increases in the size of individual muscle fiber without an increase in the number. Hypertrophy persists only if these exercises continued. So weight bearing exercises कर रहे हैं continuously, अगर हम इस तरह से weight bearing exercises करते रहेंगे, तो जो मैंने आपको बताया था कि मेन जो मसल फाइबर्स होंगे उनका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, नंबर नहीं बढ़ेंगे, उनका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब उनका साइज बढ़ेगा तो अल्टीमेटली जो हाइपरट्रॉफी कहा जाता है जिसे, या वो जो मसल्स बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, वो पॉसिबल होता है। यू आर राइट नफीसा एंड सारा। The opposite phenomena occurs with disuse of muscle over a long period of time. Age and disuse both causes loss of muscular function as fibrotic tissue replaces the contractile muscle tissue. The decrease in the size of a muscle is called atrophy. अगर इसी तरह से मसल्स हैं उनका डिसयूज़ होगा, यानी हम मसल्स को एक लंबे टाइम पीरियड तक इस्तेमाल नहीं करेंगे, या फिर एज इसका एक रीज़न हो सकता है, डिसयूज़ इसका रीज़न हो सकता है। इस वजह से क्या होता है कि जो मसल्स के फंक्शन होते हैं, मस्कुलर फंक्शन होते हैं, वो लॉस हो जाते हैं। जब हम मसल्स को यूज़ ही नहीं करेंगे, उसके अंदर से इलास्टिसिटी ख़त्म होती जाएगी, उसकी जगह फाइब्रोटिक टिश्यूज़ ले लेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल जो मसल टिश्यूज़ हैं उनकी जगह फाइब्रोटिक टिश्यू लेना शुरू कर देंगे, और अल्टीमेटली यूज़ नहीं करेंगे तो उनका साइज़ भी कम होता जाएगा और उनकी एट्रोफी होती जाएगी। बेड रेस्ट एंड इमोबिलिटी।
cause loss of muscle mass and strength when immobility is the result of a treatment modality. sometime ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी को कोई इंजरी हो गई है जिसकी वजह से वो इमोबाइल हो गया है, तो किसी ट्रीटमेंट या फिर ट्रीटमेंट कास्टिंग वगैरह अप्लाई की जाती है, तो ट्रीटमेंट मोडालिटी की वजह से अगर इमोबिलिटी होती है, द पेशेंट कैन डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ इमोबिलिटी। ऐसी कंडीशन में पेशेंट जो है अब चल फिर, ये तो नहीं है ना कि चलना फिरना शुरू कर देगा, कास्टिंग या ट्रैक्शन लगा हुआ है, बेड रेस्ट है पे है पेशेंट, बेड रेस्ट पे है पेशेंट, तो वो उठ के चलना फिरना शुरू कर देगा, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन हाँ, इस इमोबिलिटी के साइड इफेक्ट्स ना आए बॉडी पर, या इफेक्ट्स कम से कम आए, इसको इंश्योर करने के लिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस परफॉर्म करे मसल्स की, ठीक है ना। जो इमोबिलाइज पार्ट्स होते हैं उनकी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस परफॉर्म करें। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस क्या होती हैं? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस सिंपल ये होती हैं कि उसमें हम मसल्स को मूव तो करते हैं, बट इस तरह से इनविजिबल मूवमेंट्स होती हैं, यानी बॉडी पार्ट आपका मूव होता हुआ विजिबल नजर नहीं आना चाहिए। यानी सिर्फ ये कि नजर नहीं आना चाहिए नहीं करते हैं, उसके जो अंदर मसल्स हैं उनको हम मूव करते हैं सिर्फ और सिर्फ। और मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। यू आर राइट नफीसा। क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्शन एक्सरसाइजेस एक एग्जाम्पल है, जैसे मसल्स ऑफ द थाइज, लेटे लेटे हम पेशेंट को थाई करें रिलैक्स करें। इसी तरह से ग्लूटियल सेटिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि उनके जो बटक्स के मसल्स होते हैं, लेटे लेटे अपने हिप्स के या बटक्स के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करें। ये सारी चीजें मसल ग्रुप मतलब इंपॉर्टेंट होती है उनकी एम्बुलेशन के लिए। जब पेशेंट कास्टिंग या एक्शन जो भी लगी हुई है, किसी भी वजह से पेशेंट बेड से जब वो वहां से ठीक हो जाता है, दोबारा मूवमेंट की तरफ बस आता है, तो मसल्स की जो टोन है वो अपनी जगह मेंटेन रहती है, उसकी वजह से उसको एम्बुलेशन में हेल्प आउट होता है, यानी वो जल्दी मूव करना शुरू कर देता है इजीली, यानी उसकी मूवमेंट पॉसिबल हो जाती है। एक्टिव एंड वेट रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज ऑफ अनइंजर्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी मेंटेन मसल स्ट्रेंथ। इसी तरह से अगर हम एक्टिव एक्सरसाइजेज करते हैं या फिर वेट रेजिस्टेंट एक्सरसाइज, यानी आप किसी के जो अनइफेक्टेड पार्ट होंगे ना, यानी आप इतना तो सबको पता है, आप लोगों को पता है कि इंजर्ड पार्ट्स जो होते हैं उनको हमेशा रेस्ट की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी जो प्री इंजरी स्टेट है उसके अंदर वापस आ सकें, स्ट्रेंथन हो सकें। तो जो अनइंजर्ड पार्ट्स होते हैं उनके साथ वेट रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाई जाती हैं ताकि मसल्स की स्ट्रेंथ मेंटेन रह सके। वेन मसल्स अगर मसल्स इंजर्ड हैं और उनको रेस्ट की ज़रूरत है, उन्हें इमोबिलाइज किया जाता है ताकि जो भी टिश्यू डैमेज हुआ है वो रिपेयर हो सके। और जो हील्ड मसल्स होते हैं, जो हील हो चुके हैं मसल, देन नीड्स प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज। अब जब मसल्स हील हो गए हैं, ठीक हो गए हैं, तो अब उनके पास उनके साथ प्रोग्रेसिव एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत होती है टू रिज्यूम इट्स प्री इंजरी स्ट्रेंथ एंड फंक्शनल एबिलिटी, ताकि उसकी जो इंजरी से पहले वाली स्टेट है उसको रिज्यूम किया जा सके और फंक्शनल एबिलिटी उसकी जो है वो मेंटेन की जा सके। मुझे कुछ बैकग्राउंड में ज़्यादा ही शोर आ रहा है, मुझे प्लीज़ 1 मिनट दीजिए, ज़रा मैं इससे सॉर्ट आउट कर लूँ। चलिए जी, यहाँ तक हमारी चीज़ें क्लियर हो गई। ये तो हमने मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, यानी हमारा स्केलेटन प्लस स्केलेटल मसल्स की थोड़ी सी एनाटॉमी डिस्कस कर ली, और थोड़ी थोड़ी सी हमने फिजियोलॉजी भी डिस्कस कर ली, ताकि आपको आगे जो हम डिजीजेस पढ़ना शुरू करें तो उसमें आपको हेल्प आउट करे, आपको प्रॉब्लम ना हो। अब हमने असेसमेंट पढ़नी है, क्योंकि देखें हमें जब डिजीजेस
करनी होती हैं। व्हाट इज एबनॉर्मल, सो असेसमेंट, हेल्थ असेसमेंट भी आपका सब्जेक्ट है। फुल डिटेल में आप असेसमेंट पढ़ेंगे। काफी है? क्यों भाई, क्यों काफी है? अभी तो हाफ एन आवर हुआ है क्लास को। 15 मिनट क्या करूं मैं? जरा बताइए मुझे। लास्ट के 15 मिनट्स में हम अटेंडेंस मार्क करेंगे, लेकिन अभी 15 मिनट्स तो और पढ़ना पड़ेगा। नहीं बेटा जी, मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आती। आप लोग टाइप करके कम्युनिकेट कर सकते हैं मुझसे। अच्छा जी, आपसे बातें करूं? नहीं, बातें तो नहीं, फिर एटलीस्ट चलें थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं आप लोगों को पार्टी से। अगर आपको ये लग रहा है दैट यू आर बर्डनाइज्ड, आज हमने ज्यादा ही पढ़ लिया है कुछ के बैक टू बैक, हमें असेसमेंट भी आपका सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, और सेकेंड ईयर का आपका ये प्रॉपर, उसमें कंप्लीट आप हेल्थ असेसमेंट को फुल डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे भी मैंने ट्राई किया है थोड़ा सा आपको हेल्थ असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें इंक्लूड की हैं मैंने। असेसमेंट में क्या है, हमने हेल्थ हिस्ट्री सबसे पहले पेशेंट से पूछनी है। पेशेंट की इंटरव्यू किया जाता है। इंटरव्यू के थ्रू हम पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। Health history, first of all. The nursing assessment patient with musculoskeletal dysfunction includes an evaluation of the effects of the musculoskeletal disorder on the patient. सबसे पहले तो जो सवाल होते हैं, जाहिर है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा होता है, जो सब्जेक्टिव फीलिंग्स होती हैं, सब्जेक्टिव डाटा होता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो नर्सिंग असेसमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी सबसे पहले ये है कि हम अपने पेशेंट से पूछें, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का कोई भी प्रॉब्लम है उसको, एक इवन सिंपल उसको कोई स्प्रेन ही आया है, तो उसके क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं उसकी बॉडी के ऊपर। किसी भी किस्म का मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है पेशेंट को, तो उसकी वजह से मरीज को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कितना इफेक्ट हो रहा है, उसको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ रही हैं, उसकी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो कॉम्प्रोमाइज हो रही। तो ये सारी चीजें हमने सबसे पहले इवेलुएट करनी होती है। इवेलुएट हम किस तरह से करते हैं, हम सब्जेक्टिव डाटा लेते हैं, पेशेंट से क्वेश्चनिंग करते हैं, पेशेंट से पूछते हैं, और इसी के साथ जो है हम ऑब्जेक्टिवली भी पेशेंट को असेस करते हैं। क्यों नींद आ रही है सना? इतना बोरिंग पढ़ा रही हूँ मैं? The nurse is concerned with assisting patients who have musculoskeletal problems to maintain their general health, accomplish their activities of daily living, and manage their treatment programs. एक तो हमने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा ले लेना है, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ डाटा नहीं लेना। ये नर्स का कंसर्न होता है, नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पेशेंट्स को असिस्ट करे। जो भी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम के साथ पेशेंट आपके पास आता है, उसको वो असिस्ट करे, ताकि पेशेंट की जनरल हेल्थ अच्छी हो सके, उसकी अपनी जो डेली लिविंग एक्टिविटीज़ है वो उन्हें परफॉर्म कर सके, मैनेज कर सके, और अगर उनको कोई ट्रीटमेंट दी है, उस ट्रीटमेंट रेजिम को वो फॉलो करे। यानी कि किस तरह से बेटा, जैसे देखें किसी को स्प्रेन है, ओके, पेशेंट आपका, उसको आपने अच्छा, थैंक यू मारिया। आपका पेशेंट है, बेड रेस्ट था जब तक, ठीक है, ओके। अब जब पेशेंट मूव करना शुरू करेगा तो ये नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नर्स असिस्ट करती है उसे। क्रचेस अगर आपको जो है पेशेंट ने यूज़ करनी है, उसमें उसे हेल्प आउट करेगी। वॉकर यूज़ करनी है, उसमें उसे हेल्प आउट करेगी। इसी तरह से, ताकि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, ठीक है जी। अपनी डेली लिविंग जब तक उसको क्रचेस यूज़ करनी है, वॉकर यूज़ करनी है, वो अगर बिल्कुल कंप्लीट बेड के ऊपर ही रह जाएगा, तो फिर तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी के जो मतलब बाकी ऑर्गन्स हैं वो भी ठीक से काम करना छोड़ देंगे। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और ये नर्स का काम होता है कि वो असिस्ट करती है पेशेंट को। और अगर उनको कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेडिकेशन उनको एडवाइस की गई है, तो उस मेडिसिन के आपने उसको पेशेंट को आप इफ़ेक्ट्स बताएंगी, उसे बताएंगी कि जी आप अगर मेडिसिन खाएंगे तो उससे आपको ये बेनिफिट होंगे। ये चीज़ पेशेंट को हेल्प आउट करती है उसकी
मेडिसिन regime के साथ कंप्लायंस में उसकी कंप्लायंस को बढ़ाती हैं। ठीक है जी। द नर्स encourages optimal nutrition and prevent problem related to immobility. Through an individualized plan of nursing care, the nurse helps the patient achieve maximum health. देखें जी, नर्स ही है जो पेशेंट को सबसे ज़्यादा इंकरेज करती है। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ आप जैसे एक एग्जांपल आप इसी की ले लें कि अगर एक यंग एडल्ट भी है, इवन अगर उसका फ्रैक्चर हो गया है, तो आप न्यूट्रिशन में ज़रा मुझे बताएं ना जल्दी जल्दी से। अगर एक यंग एडल्ट का फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, ही इज़ यंग वन, उसकी आपने उसको इमोबाइल कर दिया है, अब न्यूट्रिशन के हवाले से उसको बहुत ज़रूरी है टीचिंग देना। ज़रा मुझे जल्दी जल्दी से बताएं न्यूट्रिशन के हवाले से आप क्या क्या चीज़ें उसको टीच करेंगे। उसके अलावा न्यूट्रिशन के साथ साथ जो दूसरी चीज़ है, जो इंडिविजुअलाइज्ड प्लान बनाना, यानी पेशेंट के हर पेशेंट की अलग अलग नीड्स होती है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। एक का पेशेंट है वो 4 साल का है, एक फ्रैक्चर का पेशेंट है 10 साल का है, एक फ्रैक्चर का पेशेंट है 40 साल का है, आपको लगे कि जी सबके सबका एक ही नर्सिंग केयर प्लान होगा, सबको एक ही जैसी नर्सिंग केयर जो है ना वो प्रोवाइड करनी चाहिए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल नहीं। और जो प्लान होता है वो हर पेशेंट के लिए अलग अलग हमें नर्सिंग केयर प्लान बनाना होता है, ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लस मोबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कम से कम करना, प्रिवेंट करना। मोबिलिटी से रिलेटेड जैसे अभी आप लोगों ने बताया था, हमने पढ़ा कि मसल्स जो हैं उनकी टोन खत्म हो सकती है, मसल्स फ्लैसिड हो सकते हैं, कंटिन्यू लेटर रहने की वजह से बेड सोर्स बन सकते हैं, कंटिन्यू लेटर रहने की वजह से आपके जॉइंट्स जो है वो वीकन हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमें हेल्प आउट करना है अपने पेशेंट को, इन सारी प्रॉब्लम से बचाना है, मोबिलिटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? यू ऑल आर राइट, सब बिल्कुल ठीक है। रेस्ट है, पेशेंट को रेस्ट करवाना है। मिल्क, मिल्क क्यों देना है? क्योंकि उसमें कैल्शियम मौजूद है। कैल्शियम के एग एग भी सोर्स है, एग में प्रोटीन भी है। गुड, आप लोगों ने अच्छा बताया। प्लस प्रोटीन, किसी भी किस्म का वूंड हो, किसी भी किस्म का वूंड हो, प्रोटीन इज द बेस्ट फॉर हीलिंग। तो ऑब्वियसली आप उन्हें प्रोटीन भी देंगे ताकि उनके हीलिंग हो सके। प्लस कैल्शियम की बहुत ज़रूरत है। साथ साथ उनको अच्छी सी डाइट देनी है, एक हेल्दी डाइट, ताकि उसमें उनके तमाम जो हमारी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है वो भी साथ साथ पूरी हो सके। ठीक है जी, गुड, अच्छे बच्चे, इंटेलिजेंट हैं आप लोग। यस नफीसा, यू आर राइट। टर्मेरिक जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी है। हम ये हैं ताकि उस जगह पे इंजरी हुई है ना, इन्फ्लामेशन तो होनी होनी है, तो इसी चीज से प्रिवेंट करने के लिए। अच्छा जी, हीट एंड कोल्ड, ओके, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन या हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन भी जरूरी है। क्यों? ताकि वहां पे स्वेलिंग ना हो और पेन कम हो जाए पेशेंट को। अच्छा चलें, अभी आपकी अटेंडेंस मार्क करनी है और आप लोग थक गए मुझे लग रहा है। मैं अटेंडेंस शीट ले आऊँ? अटेंडेंस शीट हमें आज किसी ने नहीं दी, और मीनवाइल जब मैं आपसे कहूँगी तब तमाम स्टूडेंट्स अपने रोल नंबर के साथ, और प्लीज़ सिर्फ एक मरतबा अपना रोल नंबर लिखिएगा। ठीक है जी, अटेंडेंस मार्क करते हैं, फिर हम इससे समराइज कर लेंगे जो हमने पढ़ा है।
ओके जी। अ, अ, मन से सब बोलते जाएं मैं को। अक्सा क्या खिला रही हैं आप सबको? चलें जी, अभी तक हमने जो पढ़ लिया है उसमें कोई क्वेरी है बेटा तो पूछ लीजिए। कल हमारा लेक्चर नहीं है ना, कल फ्राइडे है। ओके, कल आप ही के साथ हमारा नर्सिंग एथिक्स का लेक्चर है, पता है सबको? नर्सिंग एथिक्स इंशाल्लाह जो सब्जेक्ट है आपका दूसरा, वो भी मुझे ही असाइंड है, वो इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करने लगी हूँ रोल नंबर वाइज। चलें जी, अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं। केजिया से स्टार्ट करते हैं। केजिया हैं 15।
ओके नफीसा, नहीं घूमी थी आप बेटा, मैंने अटेंडेंस मार्क कर ली थी आपकी। आप लोग ये ना सोचा करें, मैं बड़ी तसल्ली से आप लोगों की अटेंडेंस मार्क करती हूँ ताकि अ, आप लोगों को किसी की भी अटेंडेंस मिस ना हो जाए। बस मेरी यही रिक्वेस्ट होती है कि आप सब वन बाय वन और एक मतलब अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लिया करें ताकि मैं उसे आराम से देख के तो मार्क कर दूं। जब एक ही स्टूडेंट बार बार रिपीटेडली अपना जो है रोल नंबर लिख के सेंड कर रहे होते हैं, फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है जी, चलें, गुड, अच्छी बात है। अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ ली हैं वो आप सबको क्लियर हैं, किसी की कोई क्वेरी नहीं है, और अटेंडेंस भी हमारी हो गई। इंशाल्लाह कल जो है हम स्टार्ट करेंगे अपना आपके साथ नर्सिंग एथिक्स। ठीक है बेटा, चलें, सब अपना बहुत ख्याल रखिए। कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से, हाँ जी, नेक्स्ट वीक में आपकी जो है फिर से हम कंटिन्यू करेंगे एएचएन को। आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।